नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमने दो वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसमें से हमने 410 तक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करवाया है। अब इस वीडियो में हम 411 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 411 से लेकर के क्वेश्चन को आगे तक बढ़ते चलेंगे। जितने क्वेश्चन अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि यदि बर्फ है, बर्फ पर दाब मतलब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, बर्फ घुलेगी। और जब बर्फ घुलेगी मतलब उसका गल जो बोलते हैं गलनांक है, वो क्या होगा भाई, घुलेगा ना तो पानी बन के बह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका जो दाब घटेगा ना। भाई क्यों नहीं घटेगा। कोई भी चीज़ अगर है, वो बर्फ़ का टुकड़ा है, मान लो पत्थर के समान है। अब उस पत्थर के सामान को आप दबाएंगे, घोलेंगे, तो क्या होगा, उसका भार जो होगा क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। यस, घट जाएगा, क्योंकि वो पानी बन के बह गया। तो जितना घुलता जाएगा बर्फ़, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, उसका जो वेट होगा वो घटता जाएगा, होगा उसका वेट भी घटता जाएगा। तो बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, तो उसका गलनांक भी क्या होता है, घट जाता है ना। उसका गलनांक घटता है, उसका दाब घटता है, उसका वेट घटता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन होता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डायरेक्टली हमारे कपड़ों में पड़ता है। क्या कहता है, कपड़ों में पड़ता है, और जो हमारा सफ़ेद कपड़ा होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी कि प्रकाश को अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अपने अंदर प्रकाश को ज़्यादा नहीं ले पाता है ना। जिसके वजह से क्या होता है कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वह परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जिसके वजह से हमें गर्मी कम लगती है। क्या होते हैं, हमें गर्मी का अभाव कम होता है ना। जैसे पसीना आता है किसी को तो पसीना कम आता है ना। तो कारण यही है कि क्योंकि सफ़ेद कपड़े में प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, है ना। तो वही हम बात बता रहे हैं आप लोग को कि जो हमारा जो वाइट कपड़ा होता है, तो वह क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, है ना, तो वो हमारे अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती, है ना। और वो क्या करते हैं, वो परिवर्तित कर देती हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक उसमें होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और वह परिवर्तन के माध्यम से वापस उल्टा दिशा में निकल जाते हैं, है ना। तो क्यों पहने जाते हैं, ताकि हमारे शरीर में ऊष्मा के बुरे अवशेषक प्रवेश ना कर सके। क्लियर है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को भी यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो पारा पानी पर तैरता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथियों, ये ऐसा क्या संभव है क्या कि पारा पानी पर तैरता है। न है, पारा पानी पर कभी नहीं तैरता है। इसलिए क्या है, ये हमारा कथन गलत है। क्या है, यह कथन हमारा क्या है, गलत है। चलिए साथियों देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। इसका आंसर आप सभी को बहुत पहले से ही पता रहा होगा, है ना। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले से पता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो हम सभी को पता है कि टंगस्टन का बना होता है ना। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो अंदर जो नाइक्रोम की तारा घुसी होती है, तो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना का उदाहरण है। तो साथियों ये किसका उदाहरण है, तो ये संवहन का उदाहरण, किसका, संवहन का उदाहरण है।
क्लियर है, कन्वेंशन का, किसका, कन्वेंशन का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एस आई में बल का मात्रा क्या है। एस आई में बल का मात्रा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों एस आई में बल का मात्रक न्यूटन है। क्या है, एस आई में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्लियर साथियों। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो हम बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं उसे हम अर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं हम। क्लियर है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथ यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुरातत्व पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होता है वो हमारा आर्कोलॉजी। क्या कहते हैं उसको 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 हम आर्कोलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो मेरे प्रश्न मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कौन सा थे, अरस्तु है हमारे। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो मेरे पास तो अनुवांशिकी का जनक जी जे मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है, जी जे मेंडल को माना जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों कि पश्चिम बंगाल में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा धान का। किसका, धान का। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, धान का होता है। क्लियर है। चलिए साथ में बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मेरे पैसा यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गेहूँ, है ना। गेहूँ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पैसा यहाँ पर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं भी पड़े हैं और गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि गेहूं बस है, वहाँ अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ अगर गन्ना भी है, गेहूं भी है, और मतलब दोनों चीज़ है ऑप्शन में अगर दोनों चीज़ है ना। तो इसमें आप लोग को ए और बी दोनों डाल देना है। अगर ए में गेहूं है, बी में गन्ना है ना, तो ऑप्शन में आप लोग को दोनों डाल देना है। क्यों, क्योंकि क्या पता आंसर शीट में गन्ना बस है या गेहूं बस है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, या तो गन्ना बस होगा या फिर गेहूं बस होगा। क्लियर है। अगर दोनों है तो दोनों का आप लोग ए बी कर देना है ना, साथ में ही। क्लियर है। चलिए तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना। चलिए आलू भी अगर आता है तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कि अगर बता दें कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो आलू भी होगा। कुल मिला के यूँ समझिए कि एक साथ तीनों का सेम सेम नहीं होगा, है ना। अलग अलग ऑब्जेक्टिव का अलग अलग होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में मेरे प्रश्न मूंगफली की जाती है। क्या की जाती है, मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विकिरण अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। विकिरण अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो मेरे पास तो अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, नहीं विकिरण अनुवांशिकी का।
तो H.J. मूलर, है ना, कौन है, H.J. मूलर जी को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है। रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है, तो मेरे पास तो रक्त परिसंचरण का जनक विलियम हार्वे को, विलियम हार्वे को माना जाता है। किसको, विलियम हार्वे को माना जाता है। क्लियर है। चलिए बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वर्गकी का जनक किसे माना जाता है। तो वर्गकी का जनक मेरे पास तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को माना जाता है। किसको पास तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो बेटसन। किसको, बेटसन को। किसके प्यारे साथियों, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक बेटसन को माना जाता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरे पास यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अस्थि उपचार के अध्ययन को, अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अस्थि उपचार के अध्ययन को मेरे पास साथियों आर्थोपीडिक्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थोपीडिक्स बोलते हैं, आर्थोपीडिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो यहाँ पर हमारा आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की रचना, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि के अध्ययन को क्या कहते हैं। हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी। क्या बोल सकते हो, कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कह सकते हो कार्डियोलॉजियों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पर साथ यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, साथ यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर उसका राइट आंसर होता है, वो होता है हमारा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टेरेडियन किसका मात्रक, स्टेरेडियन किसका मात्रक है, तो मेरे प्रश्न तो स्टेरेडियन ठोस कोण का, किसका प्रश्न तो ठोस कोण का मात्रक होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, साथ ही यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल किसका मात्रक है, तो मेरे प्रश्न तो जो पास्कल होता है वह दाब का मात्रक, किसका मात्रक है, तो पास्कल हमारा किसका है, दाब का मात्रक है। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आ चुका है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि केल्विन, केल्विन किसका मात्रक, केल्विन किसका मात्रक है, तो मेरे पास आती है जो केल्विन होता है वह ताप का मात्रक होता है। किसका होता है, केल्विन हमारा ताप का मात्रक होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। साथियों आलू का रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आलू भी है, गन्ना भी है और गेहूं भी है। तीन चीज़ अभी हमने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन फसल क्या है, तो तीन चीज़ें, गन्ना, आलू और हमारा गेहूं, है ना। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा जो राइट होगा। क्लियर है। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुजरात में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो मूंगफली का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, कोई नहीं, है ना, ये भी सही है, रिवीजन भी होता रहेगा अपना। चलिए अगर आप लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि असम में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। असम में निम्न में से किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चाय, किसका, चाय का, है ना, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए साथी यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर आ चुका है हमारा नया क्वेश्चन कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग, आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग, साथियों इसका आंसर गलत है ना। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है ना। आयोडीन मतलब क्या होता है, नमक, क्या होता है, नमक, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या है, गलत है, ये वाला क्या है, ये गलत है। क्लियर है। चलिए इसका तो इसका आंसर क्या होगा मुझे ये बताइए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका जो आंसर है, थोड़ा सा है ना, चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों, तो हम सभी को पता आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। क्लियर है। चलिए तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो घेंघा रोग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या मेरी बात। चलिए तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, है ना, स्मॉलेस्ट बोन है। तो सर तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स, है ना। उसका राइट आंसर क्या होता है हमारा, स्टेप्स। जो कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों, तो जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। क्लियर है। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्लियर है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। और उस हड्डी का नाम क्या है, तो उस हड्डी को हम स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है, तो चूहा। कैसा दो, चूहा जो प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। यानी कि बोला जाए तो जो प्लेग महामारी उत्पन्न होती है वो चूहों से ही होती है। किससे होती है, चूहों के द्वारा ही होती है ना। तो उसी को बोल दिया गया है कि महामारी को फैलाने का सहायक कौन काम है, तो चूहा है, क्योंकि उत्पन्न भी ये महामारी किससे होती है, चूहों के द्वारा होती है। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए सर तो आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लाल। कौन सा, लाल। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है प्यारे साथियों, सबसे बड़ा होता है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। बड़ा का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा होता है ना। अगर आप लोग को इसकी पहचान करना है कि कैसे तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, तो उगता हुआ सूरज और डूबते हुए सूरज को देखेंगे तो आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा कि जो हमारा सूर्य है उगते वक्त भी लाल दिखाई देता है और डूबते वक्त भी लाल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, जिनमें से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज हमें लाल रंग का दिखाई देता है। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए साथ बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों संशोधित मतलब क्या, मतलब क्या, उसे पुनः तरीके से निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। तो किसका उपयोग करके, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके उसे हम पुनर्विनिर्माण बोल दें। या जैसे कि हमें धुंधला दिखाई देता है ना, या कि फिर कुछ ब्लर के दिख रहा है, वही धुंधला ब्लर का एक ही होता है ना। तो अगर उसे हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो चश्मे का तो यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं संशोधन। उसे कृत्रिम रूप से बनाना और उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। क्लियर है। तो किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को क्या किया जाता है, सुधारा जा सकता है ना। संशोधित मतलब सुधारा जा सकता है, उस स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे धुंधला दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें स्पष्ट रूप से भी दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए तो किसकी वजह से, उत्तल लेंस की वजह से। आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो मेरे प्रश्न तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग भी यह क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए साथियों तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। जो पित्त रस होता है कहाँ से निकलता है, स्रावित मतलब कहाँ से निकलता है। तो पित्त रस कहाँ से होता है पैसा, यकृत से। कहाँ से निकलता है, यकृत से या फिर पित्ताशय से। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। क्या, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया परजीवी होता है। क्या होता है साथियों,
मलेरिया परजीवी होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो जस्तीकरण। क्या कहलाते हो? जस्तीकरण कहलाती। क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा थर्माकोल। कौन सा? थर्माकोल। तो वो क्या होता है? वो अजैव निम्नीकरण का क्या होता है? कचरा होता है। थर्माकोल समझते हैं? नहीं समझते? जो सबसे हल्का व्हाइट कलर का फुसका फुसका दबता है वो, है ना, उसे बोलते हैं थर्माकोल। अरे यूँ समझ लीजिए, जो आप लोग शादी बारात में जाते हैं तो देखते होंगे जो दिल वगैरह वगैरह बना होता है, इसके संग ये, इसका परिणय ये लिखा होता है ना, तो किस में लिखा होता है? वाइट वाइट थर्माकोल का बना होता है वो। समझ गए बात को अब? चलिए, तो क्या होता है वो? अजैव निम्नीकरण कचरा है ना, अजैव है जो अपघटित नहीं होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रिलैक्सिन। किसका? रिलैक्सिन का। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? साथियों मात्रकहीन। क्या साथियों? मात्रक विहीन। क्या होता है पहले साथियों? मात्रक विहीन होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म है, बस इतना ही था इस वीडियो में। तो साथियों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक करें, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब, है ना, और एक लाइक, और मुझे एक शेयर कर दीजिए। बस मुझे गुरु दक्षिणा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जो इंसान पढ़ता है तो वह गुरु दक्षिणा कुछ ना कुछ जरूर देता है। साथियों गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी भेंट होती है ना, किसी से फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है साथियों, जो इंसान पढ़ाता है उसको गुरु दक्षिणा कुछ देते हैं तो उस विद्या का हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ना। तो वो हमारी पढ़ा हुआ विद्या कभी बेकार नहीं हो सकती है। इसलिए साथियों फ्री में किसी से ना पढ़ें, कुछ ना कुछ उसे दक्षिणा जरूर दें, है ना। तो दक्षिणा में आप लाइक दे सकते हैं, सब्सक्राइब दे सकते हैं, है ना, वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना। तो बस यही एक गुरु दक्षिणा होती है साथियों। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगना है ना कुछ चार्ज लगना है। तो आशा करता हूँ साथियों इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।